हेलो बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान से मेरी बातें सुनोगे तो ये चैप्टर आपको विद इन 1 आवर 10 मिनट, मुझे खुद भी नहीं पता भाई कितना समय लगने वाला है, पर हाँ जो भी होगा आपको इस चैप्टर में हर एक चीज़ें समझ में आएंगी अगर आप मेरी बातें एक एक करके सुनते रहोगे। ये नोट्स के एक एक लाइन्स भी अगर आप लिखा हुआ भाई बहुत ईजी वर्ड में मैंने इसलिए लिखा है कि आपको हर एक चीज़ समझ में है, तो आप यहाँ पे लाइंस भी पढ़ते रहना भाई। मैं जो बोल रहा हूँ सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है हिंदी में, इसलिए लिखा है कि हम इस चैप्टर में सबसे पहले भाई क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल और फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे, तो हम वही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा भाई, अल्कोहल होता क्या है। तो आपको दिखता है एल्केन, जैसे मान लो मैंने देखा भाई एल्केन, ठीक है, तो मैंने कहा एल्केन में से ये जो एच है ना, इसको हटाकर अगर मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूँ, ओ एच, तो जिसका फॉर्मेशन होगा वो जानता हूँ हमारा भाई क्या होगा, वो होगा हमारा अल्कोहल। वो हमारा क्या फॉर्म्ड होगा, अल्कोहल फॉर्म्ड होगा। ठीक है, तो अगर आपने इतनी चीज़ें समझी है ना, तो चलो यार एक एग्जांपल के साथ ना इस रिएक्शन को देख भी लेते हैं। देखो जैसे भाई ये CH4 था, तो मैंने क्या किया, माइनस, माइनस का मतलब भैया एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, अब बन गया होगा CH3। ठीक भी है, अब वहाँ पर मैंने ना OH जोड़ लिया, तो देखो CH3 था, एक हाइड्रोजन वहाँ से हट गया था, इसलिए वो CH3 बन गया था। अब वहाँ पे क्या जुड़ गया, OH, सो ये क्या हो गया हमारा अल्कोहल। देखो मैंने लिखा है, हटेगा कौन, हाइड्रोजन, जुड़ेगा कौन, OH, और क्या बनाएगा, अल्कोहल। होपफुली बच्चा लोग आप बेसिक डेफिनेशन समझ गए अल्कोहल की क्या होती है। अब अगर आपसे कोई बोले भाई फिनॉल क्या होता है, तो मैं कह रहा हूं बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन हटे, जैसे मान लो C6H6 था, उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बन गया भाई C6H5। अब इस C6H5 में अगर आपने OH ना जोड़ दिया तो ये बन गया क्या, फिनॉल। ये भाई हमारा क्या हो गया, फिनॉल। होपफुली ये चीजें तो भाई आपको क्लियर हो ही गई होंगी। अब हम लोग आते हैं ना नेक्स्ट मुद्दे पे। नेक्स्ट मुद्दा क्या है, ये भी बड़ा सवाल है। तो नेक्स्ट मुद्दा भाई हमारा है क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि आखिर आप इनका क्लासिफिकेशन कैसे करोगे। तो देखो जनरल वे में अगर मैं आपको बताऊं ना बच्चों, तो देखो क्लासिफिकेशन और ऑफ मेनली 3 टाइप। एक, कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर आपने हेलोल्केन और हेलोरिन का वीडियो देखा है तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ OH ग्रुप या वैसे नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप था, इस टर्म का मतलब है या तो मोनो होगा, या तो डाई होगा, या तो ट्राई होगा, या तो पॉली शब्द होगा। अगर एक OH ग्रुप पूरे कंपाउंड में है तो उनको आप बोलोगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर 2 हैं बच्चों तो आप उनको डाईहाइड्रिक, और अगर 3 हैं तो उनको आप ट्राईहाइड्रिक। ऐसे आप इनके ना नाम रख सकते हो। इतनी चीजें होपफुली आपको क्लियर हो रही होगी। फिर आता है sp3। याद करो वहां पे एलाइलिक और विनाइलिक शब्द थे, बिल्कुल हाँ, यहाँ पर भी ऐसे कुछ नाम यूज होंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, उनमें OH है, तो उनको सिंपली हम बोलते हैं एलाइलिक, नहीं सॉरी, उनको हम नॉर्मल बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, या आप नॉर्मल अल्कोहल बोल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी बोलना लास्ट में। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर मान लो डबल बॉन्ड है, देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होपफुली आप जानते हो, मान लो इस कार्बन जिससे OH जुड़ा है ना, अगर उसके आसपास एक भी कार्बन नहीं है तो आप इनको बोलोगे 0 डिग्री अल्कोहल। उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है 1 डिग्री अल्कोहल। उससे 2 कार्बन, ये देखो भाई जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2, तो ये सेकेंडरी। और अगर 3 जुड़ गए तो टर्शरी। देखो मैंने लिखा भी इसीलिए भाई। अब अगर मैं बोलूं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे अगर OH जुड़ता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे नहीं, नेक्स्ट वाले कार्बन पे अगर OH जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। और सेम एज इट इज, जैसे ये बेंजीन रिंग है, मान लो मैंने कहा भाई ये बेंजीन रिंग है, वैसे उल्टा पुल्टा मैंने बना ही दिया है, और इस कार्बन पे बेंजीन रिंग वाले कार्बन से ना जुड़ के नेक्स्ट कार्बन वाले पे OH जुड़ जाए तो इनको हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे भाई, बेंजाइलिक अल्कोहल। होपफुली इतनी चीजें आपको इफेक्टिव लगी हूँ, सुनाई दे रहा हो भाई एक एक चीजें। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले ना, ये तो sp3 कार्बन था, कैसे पता चला sp3, तो मैंने इसके लिए आपको जुगाड़ बताया पहले भी कि भाई कार्बन के अगर चारों साइड हों तो sp3 कहलाते। तो हाँ, इसमें हमें चारों साइड देखे थे। ठीक है, तो अब आता है sp2 कार्बन, यानी इन शॉर्ट भाई डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर कुछ जुड़ जाता है, मान लो एलिफेटिक कार्बन है उससे जुड़ेगा, तो आप उनको बोलोगे क्या, विनाइलिक अल्कोहल। एरोमेटिक वाले कार्बन से अगर भैया OH जुड़ जाए, एरोमेटिक क्या होता है ना पता है भाई, बेंजीन वाला नॉर्मल रिंग अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे अगर OH जुड़ जाता है तो आप उसको बोलोगे क्या, फिनॉल, या एक और नाम है एरिल अल्कोहल। आप इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ठीक है भाई, अब हम लोग आते हैं ना नेक्स्ट लाइन पे, वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। देखो मैं अभी आपको ना जनरल बता रहा हूँ, जनरल इनके नाम कैसे होते हैं। अगर आप बात करो ना, मैं इसके भी वीडियो आपको भेजने वाला हूँ, कॉमन नेमिंग कैसे होती है भाई, IUPAC नेमिंग, उसका भी एक अलग से मैं वीडियो जरूर डाल दूंगा। अभी आपको याद रखना है, नॉर्मल IUPAC में अगर आपको बात करना तो आप बोलोगे एल्केनॉल,
जैसे इथेन है तो इथेनॉल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कॉमन नेम है तो एल्काइल अल्कोहल, जैसे मान लो अगर इथेनॉल है ना, उसका कोई कॉमन नेम आपसे पूछे, ये C2H5OH मैंने लिखा, ये हमारा IUPAC में इथेनॉल बोलते हैं, बट कॉमन नेम में इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। क्या बोल दिया भाई हमने? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये ना आपको याद भी रखना है भाई कि इनका जनरल नेमिंग ऐसे ही होता है। देखो मैंने कुछ नॉमेनक्लेचर यहाँ पे लिखे भी हैं, जैसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल प्रोपेन टू ऑल को बोलते हैं, ब्यूटेन टू ऑल को सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये कॉमन नेम, नीचे वाला जो लिखा है ना मैंने, वो कॉमन नेम लिखा है। तो थोड़ा सा ना आपको ये नॉमेनक्लेचर तो भाई देखना पड़ेगा। मैं आपको ईजिली इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं इसकी एक अलग से मैं वीडियो भी डाल दूंगा, सभी का आप नॉमेनक्लेचर सीख जाओगे वहाँ से। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या आता है भाई, वो याद रखना। हम लोग बात करने वाले हैं ना प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखो इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने भी वाले। सबसे पहले है मैकेनिज्म, जो पहले आपको प्रिपरेशन याद रखना, वो है एल्कीन का एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में अभी अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो देखो भाई, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, एक तरफ कौन जाके जुड़ेगा H+ और एक तरफ कौन जाके जुड़ेगा OH-। ठीक है, अब ऐसे केसेस में आप अगर OH- को जोड़ने की बात कहोगे ना, तो सारे बच्चों को याद होगा मार्कोनिकॉफ रूल। मैं क्लियर कर दूं, OH- कहाँ जाएगा? जहां पे हाइड्रोजन कम होगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम वहां पे कौन जाके जुड़ेगा? OH-। और जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे कौन जाके जुड़ेगा? H+। ये याद रखना है, मार्कोनिकॉफ खुद बोलता है कि ऐसा कार्बन डबल बॉन्ड वाला जिस पे हाइड्रोजन आपको कम दिखे वहां पे आप नेगेटिव ग्रुप को जोड़िए, और जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा दिखे उस पर आप पॉजिटिव ग्रुप को जोड़ दीजिए। ऐसे ही HCl में भी था भाई, मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। अब कोई आपसे पूछे ना इनका मैकेनिज्म, तो देखो मैकेनिज्म में मैंने 3 स्टेप लिखा है। पहले में प्रोटॉन ऐड होगा, दूसरे में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वाटर का जब कार्बोकैटायन बनेगा, और तीसरे में डीप्रोटोनेशन होगा जिससे अल्कोहल बन जाएगा। अब एक एक लाइन हम लोग सुनते हैं। देखो हमने कहा पहले क्या होगा? प्रोटॉन ऐड होगा, तो प्रोटॉन मतलब भाई वही H+ आया, ऐड हुआ, मान लो H+ यहाँ पे ऐड हो गया, मैंने आपको कहा H+ यहाँ पे ऐड हो गया। नेक्स्ट टर्म में कौन आता है भाई? पूरा का पूरा ना वाटर मॉलिक्यूल। देखो नेक्स्ट टर्म में पूरा वाटर मॉलिक्यूल आया, तो भाई जिसपे ना पॉजिटिव चार्ज बियर हो गया है। देखो आपको पता होगा ऑक्सीजन किन की हेल्प करने जाता है? ऑक्सीजन हेल्प उन्हीं की करने जाएगा जिन पे पता चलेगा ना इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन के पास बचा हुआ इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये गया ना मदद करने के, भाई रो मत यार मदद करते। लेकिन आपको पता होगा जो मदद करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हो जाता है, तो भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हो गया। अब मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, नया नवेला बॉन्ड। ये नया नवेला बॉन्ड अभी बना है, नया नवेला। तो मतलब ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड तो इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए अब किसको अपना बलिदान देना पड़ेगा? वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट वाले स्टेप में हाइड्रोजन अपने ही इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? बलिदान, और इस ऑक्सीजन के ऊपर से प्लस चार्ज क्या कर देगा? हटा देगा। जैसे ही हटाया क्या बन के तैयार हो गया भाई? हमारा अल्कोहल। तो ये था इसका मैकेनिज्म। यानी पहले स्टेप में भाई क्या? पहले स्टेप में हमने ऐड किया क्या? प्रोटॉन। दूसरे में ऑक्सीजन अटैक किया जहां पे पॉजिटिव चार्ज था। तीसरे में क्या हुआ? जहां पे OH2 पे प्लस चार्ज बिल्ड हुआ था उसी को बचाने के लिए कि O पे प्लस चार्ज ना रहे, हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल से डायरेक्टली जुड़ा था वही अपना इलेक्ट्रॉन बलिदान देके क्या होता है? प्रोटॉन निकल जाता है उसमें से। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई ना, याद क्या रखना, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन इज सिंपली कॉल्ड एज मार्कोनिकॉफ रूल। बट नेक्स्ट स्टेप है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। याद क्या रखना है भाई, उसमें ना OH कम वाले हाइड्रोजन के पास जाता था, इसमें उल्टा होगा। ये कहाँ जाके अटैक करेगा? जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा ना वहां OH जुड़ेगा। बट इसका स्टेप क्या है? स्टेप हमें याद रखना है। देखो सबसे पहले मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले भाई ये BH3 जो आया उसमें से एक हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ रहा है वो याद रखना। एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ा, देखो जुड़ गया, और दूसरे वाले पे कौन जुड़ गया? BH2। कोई दिक्कत नहीं, इतनी चीजें तो हमें समझ में आ गई। बट अगर मान लो मैंने और ऐसे ही एल्कीन लिया होगा तब, देखो नेक्स्ट वाले स्टेप में हमने और ऐसे ही एल्कीन ले लिया, अब सेम काम होगा। पता है यहां से BH2 में से एक हाइड्रोजन फिर और निकलेगा, वो कहाँ जाएगा? इस वाले कार्बन, सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन जा रहा है, ठीक है, फिर से अब ये दो दो जुड़ गया ऐसे ही एल्किल ग्रुप। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में याद रखो BH, ये कब तक होगा ये याद रखना भाई, जब तक आपके पास बोरॉन वाला हाइड्रोजन है तब तक ये काम होता रहेगा। तो अभी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, अब फिर से हमने एल्कीन लिया, अब होगा क्या याद रखना,
दब जा भाई। ओके, ये वाला जो बचा हुआ हाइड्रोजन है फिर यहाँ पे अटैक किया। अब देखो ये 3 एल्किल ग्रुप को बोरॉन जोड़ा हुआ है। अब आपको असली काम करना है, पता है असली काम क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड से वाटर मीडियम में आपको क्या कराना है, इसको रिएक्ट 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन परऑक्साइड लेना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 हाइड्रोजन अगर ऑक्साइड लोगे तो ओवरऑल 6 OH बनेंगे। 3 OH इन एल्किल के खाते में और 3 OH इन बोरॉन के खाते में जा चुके हैं 3 OH। तो ये 3 OH भाई क्या बनाएगा, 3H3CH2 और OH, यानी बना लिया भाई एल्कोहल। और ये H3BO3 क्या हो गया, अलग निकल गया। इससे हमें एक और चीज़ सीख मिलती है कि अगर हम एल्कीन का ना एसिड कैटलाइज कराएंगे तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा मिलेगा, बट अगर हम हाइड्रोबोरेशन कराएंगे तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलने की उम्मीद है। बहुत अच्छी बात है भाई। तो अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हूँ तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला टर्म तो क्लियर हो गया भाई, ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, एंटी मार्कोनिकल। देखो मैंने लिखा भी है, जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन होगा दूसरे पे बोरॉन जुड़ेगा, इस रूल को एंटी मार्कोनिकल रूल कहते हैं। पूरा हिंदी में लिख दिया कितनी अच्छी बात है ना। अच्छा नेक्स्ट जो हमारा है ना रिएक्शन, वो है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। देखो सुनो, पहले ध्यान से ना सुनो, बी अ गुड लिसनर एंड देन बी अ गुड मैथमेटिशियन। खुद भी बन जाना भाई बाद में, ठीक है। अभी तो यार केमिस्ट्री थोड़ी सी ज़रूरी है तो हम लोग केमिस्ट्री पे बात करते हैं, ठीक है। हम बात करें कार्बोनिल कंपाउंड। देखो कार्बोनिल कंपाउंड स्पेशली होते कौन है, जैसे एल्डिहाइड हो गया भाई, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, ये सब किस में आते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में। मैंने कहा अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल ऑब्टेन करते तो बहुत अच्छी बात है। उसमें पहला क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि पहला क्या है इसमें स्टेप। तो सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन। मैं थोड़ा सा ज्ञान की बात बताता हूँ, ये अगर आप ये लोग याद रख लेते हो तो आपके लिए इफेक्टिव है। एल्डिहाइड हुआ या कीटोन हुआ, इनका आप रिडक्शन कराओगे तो बनेगा एल्कोहल। बट पॉइंट, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराने पे भाई क्या बनेगा, कीटोन का रिडक्शन कराने, ये बहुत इफेक्टिव पार्ट है भाई कि इससे बनने क्या वाला है। तो देखो अगर आपने ना एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाया तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप बना लोगे प्राइमरी अल्कोहल, बट आप कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो देखो आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे सेकेंडरी अल्कोहल। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। हो। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट में देखो मैंने बहुत सारे नाम लिखे हैं। एक है NaBH4, ये सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कीटोन और एल्डिहाइड के लिए। हाइड्रोजन विद पैलेडियम, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है भाई, एल्डिहाइड के लिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है भाई, कोई भी आ जाओ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी की नहीं सुनता, क्या कोई आओ सबको हम लोग रिड्यूस कर लेंगे बहुत आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऐसा भी करता है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। और चलो हम लोग इस रिएक्शन को देख ही लेते हैं भाई होता क्या है। जैसे मान लो आपने हाइड्रोजन ऐड करने की कोशिश की तो देखो हाइड्रोजन जाएगा कहाँ, बहुत बड़ा टर्म है। मान लो आपने हाइड्रोजन ना ऐड करने की कोशिश की तो एक हाइड्रोजन इस पे चला गया और भाई एक हाइड्रोजन यहाँ पे, आप खुद देखो ये क्या बन गया, RCH2 और इधर क्या जुड़ गया, OH। यानी एल्डिहाइड का रिडक्शन अगर आप कराओगे पैलेडियम के प्रेजेंस में तो एल्कोहल बन जाता है, हमने खुद ऑब्जर्व भी कर लिया। कीटोन का मान लो आप रिडक्शन कराते हो NaBH4 के प्रेजेंस में, मैं पहले ही बता दूं कि भाई ये क्या है, H2। ये क्या है भाई, H2। तो अगर H2 है तो आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी भाई कि एक तरफ हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा एक तरफ इधर जुड़ेगा, लेकिन बना क्या भाई, ये बीच में OH जुड़ रहा है। तो यानी कीटोन का जब भी आप रिडक्शन करोगे ना भाई सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, बहुत कॉमन वर्ड है, ये आपको याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बच्चों आपको बैकग्राउंड में ना बारातियों की आवाज़ आ रही हो, ये बहुत कॉमन है क्योंकि इस वक्त शादी वाला माहौल है, आप भी जान रहे हो। तो ऐसे बसता रहेगा कंटिन्यूसली, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए यार, आप आवाज़ सुनो मेरी, मैं जो आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आपका केमिस्ट्री का एग्जाम आने वाला है बहुत पास, और 50 से 60 मिनट के अंदर आप एक चैप्टर अगर देख लेते हो तो इससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। अब हम लोग बात करने वाला है ना नेक्स्ट पॉइंट, जो है कि रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है इसीलिए आप लोग ध्यान से देना। एल्डिहाइड का रिडक्शन 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आता है, नेक्स्ट टर्म हमारा आता है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कराया भाई, रिडक्शन, तो याद रखना क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल और वाटर। क्या क्या बनेगा भाई, प्राइमरी अल्कोहल एंड वाटर। इतनी चीज़ें होपफुली आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म क्या है कि अगर मान लो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा,
ठीक है, बन भी गया, चलो ठीक है। बट दिक्कत क्या है इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल बना देगा। सबसे बड़ा दिक्कत यह ना कि भाई पैसा बहुत महंगा है ये। अब मान लो आपको 40 रुपये में चाउमीन खाने को मिल जाए तो आप क्यों 500 रुपये खर्चा करने जाओगे। टेस्ट अगर सेम हो तो भैया हम 40 रुपये में काम चलाने की कोशिश करेंगे। यही सेम टू सेम इसमें भी होता है भाई, जब ये दोनों को दोनों रिड्यूस कर रहे हैं तो हम इतना महंगा वाला रिड्यूसिंग एजेंट क्यों लेंगे। इसका कोई तरकीब निकालो, दूसरा तरीका निकालो। तो हाँ, ये सिखाया गया है कि अगर आप चाहते हो ना कि आपका काम आसान हो जाए तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले बना लेना ईस्टर। कैसे बनता है ये आपने 10th में पढ़ा होगा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो ईस्टर फॉर्म होता है। उसी मेथड को आप लोगों ने सुना होगा, ईस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। तो जब ईस्टर बन जाए तब आप लो टोटल 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, यानी टोटल 4 हाइड्रोजन। जिस 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन ये ले लेगा तो देखो क्या बना, RCH2OH। 2 कार्बन पे लगा CH2, एक ऑक्सीजन को मिल गया हाइड्रोजन, RCH2OH बन गया। और इसमें एक हाइड्रोजन लेगा तो यानी R-OH, तो 2 अल्कोहल मिल गया। देखो भाई कितनी अच्छी बात है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड तो अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ ही हुआ, ये भी कन्वर्ट हो गया। इतनी बातें होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। तो बच्चा लोग, थोड़ा रात का समय हो चुका है, वीडियो चलते जा रहा है। होपफुली आप लोग भाई मेरे वीडियो देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। कोई बात नहीं यार, नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी एक बार वीडियो देख ही लो, क्योंकि ये ना पूरे चैप्टर का है फास्ट ट्रैक रिवीजन। एक बार देखने में कुछ जाता नहीं है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको कम से कम ये तो पता चल जाएगा ना कि हाँ भाई इस चैप्टर में ये टॉपिक है, ठीक है। तो अब मैं 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लूँ भाई, तब तक आप लोगों को ना ये नोट्स वाला पार्ट देखना है। देखो डब्बा दिख रहा है, डब्बा, थोड़ा डब्बा देखो, डब्बे में क्या है। डब्बे में तो अभी कुछ नहीं है। अगर भाई डब्बे में कुछ नहीं है तो इतनी देर के लिए आप डब्बा बनाए क्यों? बड़ा सवाल, बिल्कुल सही सवाल बच्चों। मैंने डब्बा बनाया क्यों, इस चीज़ पे मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, आखिर ये डब्बा मैंने बनाया क्यों, ठीक है। खोलता हुआ पानी है। तो अब हम लोग बात करने वाले भाई इस डब्बे के पीछे कहानी क्या है। चलो डब्बे को अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। मुझे ये बताना भाई इन दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन और ऑक्सीजन। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना अपने दिमाग से और आपसे भी पूछूं तो भाई ऑक्सीजन आपने बहुत बार सुना है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो भाई अगर इन दोनों में युद्ध हो जाए ना कि कौन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, कौन है वो दुष्ट जो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है, तो कौन, वो है ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, सोचो। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन तो गया, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। अब बात करने वाले हम लोग एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, मैंने ध्यान से पढ़ना। R पे आया पार्शियल माइनस, ये कार्बन के पास जाए, कार्बन के पास कौन, कार्बन, ये कार्बन। और ये जो MgX है ये किसके पास, ये ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो देखो भाई गया कि नहीं गया, कार्बन के पास एल्किल चला गया ये वाला, और ऑक्सीजन के पास MgX चला गया, गया कि नहीं गया। अब आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आपको कराना है इनका हाइड्रोलिसिस। जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो सारे बच्चे एक बात तो समझ गए कि H+ और OH- बनेगा। और मैंने पहले ही ना MgX और O पे अलग अलग चार्जेस बना के दिखा दिए। MgX पे कौन सा चार्ज भाई, प्लस, O पे कौन सा चार्ज भाई, माइनस। कितनी अच्छी बात है ना, कितना मस्त। तो अब OH- किससे जुड़ना चाहेगा, MgX से। H+ किससे जुड़ना चाहेगा, O- से। देखो भाई क्या बन गया, ये OH तो मुझे दिख गया कि ये बन गया। अब इस खाली जगह पे जो आप डब्बे में भरोगे, मेरा ज्ञान, डब्बे में अगर आपने भरा भाई हाइड्रोजन, सारा चीज़ ये पूरा कॉपी पेस्ट मार देना, इसमें कोई चेंज मत करना। बस आप इस डब्बे में हाइड्रोजन दोनों जगह रख देना। तो देखो क्या बना, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आपने RCHO ले लिया तो डब्बे में R और CH भरोगे तो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और गलती से कीटोन ले लिया तो क्या बन जाएगा भाई, 3 डिग्री अल्कोहल। इससे समझ में भी आता है भाई कि 3 चीज़ें यहाँ पे फॉर्म्ड भी होने वाली हैं। अब मुद्दा स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप का। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो क्लियर कर दूं, बॉन्ड एंगल आपने देखा, आपको लग रहा होगा कि भाई किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। मैं आपको खुद क्लियर कर दूं, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल अगर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में बात करें, सबसे ज़्यादा ईथर का होगा। कारण इसके पीछे मैं आपको खुद बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप कौन, जैसे ये हाइड्रोजन तो लाइटेस्ट ग्रुप है। अगर दोनों साइड ना मान लो CH3 रख देते हो ना, तो दोनों बल्कि ग्रुप हैं कार्बन वाले, तो भाई इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा।
अब अल्कोहल और फिनॉल में अगर कोई पूछे ना कि क्यों अल्कोहल का कम है बॉन्ड एंगल, क्योंकि ये जो बेंजीन ग्रुप है ये बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप होने की वजह से क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बाहर वाले जो ऑक्सीजन है ना, आपको याद होगा ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ तो रिपल करने लगता है, तो एंगल कम होने लगता है। बल्की ग्रुप के होने की वजह से रिपल्शन भी भाई क्या होता है, कम होता है। अब आते हैं ना हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बात तो सारे बच्चे जानते हो भाई कि अल्कोहल और फिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती आएगी जैसे जैसे ना आप क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते रहोगे, ठीक है। अब बड़ा मुद्दा क्या है, बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा भाई। 20 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा कम हो जाए भाई, अरे रुक जा। तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं भाई, हम लोग बोलने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बात आप भी जानते हो भाई, जैसे जैसे ना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, बट ब्रांचिंग अगर हुआ ना तो याद रखना भाई बॉइलिंग पॉइंट घट भी जाती है। अब कोई आपसे पूछे ना बॉइलिंग पॉइंट फिनॉल और मतलब अल्कोहल में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो तब भी किसकी ज़्यादा होगी, मैं खुद बोलूँगा अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट फिनॉल से हमेशा कम होगी, कारण इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने की वजह से भाई ज़्यादा अच्छा होने लगता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में होता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। और अगर इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट ना अगर आप हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करो तो अल्कोहल और फिनॉल इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट ना ज़्यादा ही होती है, कारण हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, बट अल्कोहल और फिनॉल में भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सॉल्युबिलिटी, अगर कोई आपसे पूछे ना कि अगर मान लो एल्किल ग्रुप की साइज बड़ी है या छोटी है, जितनी छोटी साइज उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, इसलिए इन्वर्सली मैंने लिख दिया है, ठीक है, कि आपको कन्फ्यूजन ना हो इस नए शब्द में। अब आता है नेक्स्ट ना केमिकल रिएक्शन, तो ये थोड़ा ध्यान से देखना। अल्कोहल दो तरह से बिहेव करता है, कभी न्यूक्लियोफाइल जैसा, कभी इलेक्ट्रोफाइल जैसा। अब भाई न्यूक्लियोफाइल जैसा कब बिहेव करेगा, देखो मैंने लिखा है ROH, यहाँ पे देख रहे हैं ROH, जब OH का बॉन्ड टूटेगा तब न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा, और R और OH में जब R और OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा तब इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा। ये दोनों चीज़ भाई याद रखे रहना। अब हम O और H के बॉन्ड के टूटने की बात कर रहे हैं, तो हमें एक बात पता है, अगर मान लो H निकल जाए ना तो H+ बनेगा, तो भाई एसिडिक कैरेक्टर दिखेगा। एसिडिक कैरेक्टर दिखेगा तो आपको याद है ना, जब मेटल को एसिड से रिएक्ट करते थे तो सॉल्ट हाइड्रोजन बनता था, ऐसा यहाँ पर भी होगा। कैसे, H वहाँ से निकल जाएगा और भाई वहाँ पे कोई भी मेटल जाके जुड़ जाएगा। तो देखो जैसे आपने ROH लिया और Na से रिएक्ट करा रहे हो, तो देखो H को हटा के वहाँ पे कौन जुड़ गया, Na, यानी क्या बन गया, रोना, मतलब RONA बन गया, ठीक है। ऐसे ही फिनॉल के साथ भी होगा, ऐसा नहीं कुछ अलग है, दोनों के साथ सेम प्रॉपर्टी। मान लो आपने बेस ले लिया, ठीक है, OH था ही, आपने Na की जगह NaOH ले लिया, तो क्या होगा, H+OH- से मिलकर क्या बना लेगा भाई, H2O। H+OH- से मिलकर क्या बना लेगा भाई, H2O बना लेगा कि नहीं बना लेगा, ठीक है। अब ये H2O का फॉर्मेशन एक तरफ और ONA एक तरफ, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एक बेस एक एसिड के कांटेक्ट में आता है तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनता है। ये छोटी छोटी पॉइंट अगर आप नोट डाउन करोगे ना तो आपके लिए थोड़ा इफेक्टिव होगा। अब एसिडिटी ऑफ एल्कोहल कैसे होता है भाई, जब OH में H निकल जाए, H+ फॉर्म में बन जाए, तो भाई आप उनको क्या बोलोगे कि हाँ भाई एसिडिक कैरेक्टर दिखेगा, ठीक है। कुछ ही दिनों से मेरे गले की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है, होपफुली आपको कोई दिक्कत ना हो। अब एसिडिक कैरेक्टर, मान लो अल्कोहल में आपसे कोई पूछे ना कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, प्राइमरी अल्कोहल भाई सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। अगर वो सेकेंडरी या टर्शरी होते जाएगा ना, मैं आपको खुद बता भी रहा हूँ कि जितना ज़्यादा ना एल्किल उस कार्बन पे जुड़ते रहेंगे जिससे OH जुड़ा है, तो उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ H की निकलने की नहीं OH की निकलने की बढ़ जाती है, यानी बेसिक कैरेक्टर की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ने लगेगी और एसिडिक कैरेक्टर की क्या होने लगेगी, घटने। देखो लिखा भी मैंने, क्योंकि जब एल्किल ग्रुप इंक्रीज होता है तब वो OH को रिलीज करने लगता है, जिससे बेसिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होने लगता है। क्या बढ़िया है, याद कर लो। अब ये याद कर लो वाली लाइन भी याद रखनी भाई, कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। यानी भाई अल्कोहल सबसे कम एसिडिक है, वाटर से भी कम एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो अगर मान लो एग्जाम में कभी आ जाए ना ऐसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो भाई चालाक हो चुके हो, समझ गए हो भैया क्या क्या रखना है हमें, ठीक है। अब अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि भाई फिनॉल का बताओ कि फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर कब होगा, जब उनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा जाएगा तब।
अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में भी याद रख लो भाई, सबसे ज़्यादा कौन होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जब आप पैरा जोड़ोगे तब, उसके बाद ऑर्थो पोजीशन वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिर मेटा और सबसे कम फिनॉल का। बट उल्टा कर दूं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दूं, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से तो भाई एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, डोनेटिंग ग्रुप से घटने लगता है। लेकिन कई बच्चे ना थोड़ा इसको गलत समझने लगते हैं। मैं पहले ही बता दूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बाद भी उसका एसिडिक कैरेक्टर वाटर और अल्कोहल से तब भी ज़्यादा होगा। अब याद क्या रखना है हमें कि पैरा और ऑर्थो पोजीशन का ऑलमोस्ट एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, सिमिलर होता है, बट बाकी सबका जो वेरिएंट है वो मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये देखो भाई एक और ऑर्डर कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का सबसे ज़्यादा, फिर फिनॉल का, फिर उससे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आता है हमारा स्टेरिफिकेशन। ध्यान से इसको सुनना भाई, स्टेरिफिकेशन बोलता क्या है, स्टेरिफिकेशन बोलता है कि जब अल्कोहल और फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड क्लोराइड या एसिड एनाइड्राइड में से भाई किसी से भी रिएक्ट हो तो क्या बना लेंगे, एस्टर। जब एस्टर बना लेंगे ना उस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। ठीक है, पानी पी लो भाई। अब नेक्स्ट मुद्दा क्या है, कैसे क्लियर कर दूं, अल्कोहल से कंफर्म H ही निकलेगा। हमने H निकाला, अब बचा क्या हमारे पास भाई, C डबल बॉन्ड O और O, यही यहां पर जुड़ते हुए आपको दिखेंगे सेम एज इट इज। एसिड क्लोराइड में भी भाई H और Cl एक साथ जुड़ेंगे, बाकी बचे हुए को आप एज इट इज जोड़ दो, वो क्या बन गया, एस्टर। एसिड एनहाइड्राइड में भी ऐसे ही। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर आप इसको क्यों जोड़ें, क्योंकि भाई ये ना निगेटिव पार्ट है, वो H+ से जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा क्या बन जाएगा, एस्टर। मैं इसी मेथड को क्या बोलूँगा भाई, इन तीनों में से किसी भी मेथड को मैं क्या बोलूँगा, स्टेरिफिकेशन। देखो यहाँ पर भी सेम लॉजिक है, इतनी चीज़ें आई होप बच्चों आपको दिख रहा होगा। अब अगर मान लो आप ROH को HX से रिएक्ट कराओ, तो मैंने ना इसके पीछे भाई पूरा रिसर्च करके एक एक टर्म आप लोग को बताया। ये कब बताया, हैलोल्केन और हैलोरीन में। तो आपको याद होगा ROH और HX में भाई OH अलग और H अलग, यहाँ से क्या बना, RX और H2O। ROH और PCl3 में भी सेम लाइन, ये आपने हैलोल्केन और हैलोरीन में देख लिया है। फिर नेक्स्ट आता है ना डिहाइड्रेशन। देखो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा कैसे, वो भी याद रखना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना पड़ता है। अब अगर आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करोगे तो होगा क्या, उससे वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग साइड के, एक तरफ के OH और एक तरफ के H क्या होते हैं, निकल जाते हैं, जिससे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आपसे कोई पूछे डिहाइड्रेशन की रिएक्टिविटी क्या है, ये सब एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव भाई टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी है। मतलब प्राइमरी के डिहाइड्रेशन होने की चांसेस थोड़ी सी कम होती है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा, बट टर्शरी तुरंत डिहाइड्रेट हो जाएगा। अब मुद्दा ये होता है कैसे, मैकेनिज्म, मैं ना एक एक स्टेप बोल रहा हूँ। पहले स्टेप में भाई प्रोटॉन ऐड होगा, ऐड हुआ, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोटोनेशन हो गया। कौन मदद करेगा तो पता चल गया ना, ऑक्सीजन। मैंने आपको सिखाया भी, सबसे ज्यादा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही मदद करने बैठता है, मदद कर दिया। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्योंकि ये नया नेवेला बॉन्ड बना है भाई, नया नेवेला बॉन्ड कौन बना है भाई, ये भी तो याद करो, नया नेवेला बॉन्ड अभी कौन बना, ये H+ आके जुड़ा था, तो भैया ये बॉन्ड तो नहीं है टूटने वाला, तो कौन सा टूट गया, ये वाला, यानी H2O निकल गया। अब जिसने मदद कर दी ना, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये बन गया कार्बोकैटायन। ये क्या बन गया भाई, कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन को सही करने के लिए बगल वाला जो हाइड्रोजन है, कार्बन का हाइड्रोजन, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके खुद H+ में बन जाता है। तो क्योंकि इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया भाई, तो ये क्या बना लेंगे, एल्कीन। देखो इसमें लिखा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए बगल वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देता है और H+ बन जाता है। क्या लाइन लिखा भाई, मैंने पूरा इंग्लिश मार दिया, अलग अलग हिंदियों का वर्जन डाल दिया मैंने इसमें। चलो समझ में आ रहा है, बहुत इफेक्टिव चीज़ है, आपको समझ में आ रहा है, मेरा पैसा वसूल हो जा रहा है। तो अब हम लोग बात करने वाले ना ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। देखो मेरी बात सुनना, प्राइमरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कराओगे, बनेगा पहले एल्डिहाइड, उसका भी ऑक्सीडेशन कराने में भाई क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे, कीटोन, और टर्शरी का कराओगे, मैं खुद बोल रहा हूँ, कॉपर अगर लिया ना तो एल्कीन बनेगा। आप सारे बच्चे सोच रहे हो सर इसका रिएक्शन आपने क्यों नहीं लिखा, भाई एनसीईआरटी में रिएक्शन है, जो बोला ना अगर उतना याद है तो सब कर लोगे, ये याद रखना। हाँ, ये क्या याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ करें। तो देखो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना चाहते हो तो या तो कॉपर यूज़ कर लो, सॉरी कॉपर बोल रहा हूँ, KMnO4 यूज़ कर लो, मेरा पहला सजेशन।
और अगर एवरेज यूज़ करना चाहते हो, नहीं स्टेप वाइज चलना है, अल्कोहल से एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक ऐसे ऑर्डर, तो एवरेज यूज़ कर लो, यानी आप CrO3 यूज़ कर सकते हो या कॉपर यूज़ कर सकते हो, ये इफेक्टिव है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आने वाला है ना फिनॉल। देखो फिनॉल के हैं कुछ प्रिपरेशन जो आपको याद रखने हैं, जिनमें सबसे पहला, ये तो सारे बच्चों को याद होगा भाई, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। Cl पहले NOH से रिएक्ट करता है, ONA बनेगा, ठीक है। ONA बनने के बाद भाई फिर HCl आप लोगे तो NaCl बना और H प्लस इस पे जुड़ गया, यानी क्या बन गया OH। ये पहला स्टेप है, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, Cl को हटाया ONA बन गया, H और Cl जुड़ गए, फिर ये HCl रिएक्ट किया तो NaCl एक तरफ और OH एक तरफ, यही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। दूसरे स्टेप में लिया हमने ओलियम H2H2O7, देखो कितना अच्छे से मैंने ना यहाँ पे वर्डिंग से यूज़ किया है। H2SO7 को दो हिस्सों में तोड़ दिया, HSO4 और HSO3। तो भाई वहाँ पे जो बेंजीन था ना, उस H की जगह किसने ली, SO3H ने। अब मेरा सजेशन आपको, NaOH को आप 2 मॉलिक्यूल ले लो, याद कर रखना है ONA को हमें यहाँ पर जोड़ देना है। ONA यहाँ पे जुड़ा, अब बचा क्या क्या वही ध्यान देना। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है भाई, यहाँ बचा है Na, ठीक है, SO3, तो हम बोल दे रहे हैं भाई ONA यहाँ जोड़ दो, Na2SO3 और H2O अलग हो जाएगा। अब ONA जब बना ना, याद करो ऊपर वाला स्टेप, ONA बने के बाद आपको कुछ करना नहीं, HCl ले लो, काम हो जाएगा, ठीक है। ये कितने बच्चों को पता है भाई ये डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता था, याद करो, सैंडमेयर रिएक्शन का पहला स्टेप ही यही है। एनिलीन को NaNO2 और HX से रिएक्ट कराने पे डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। अब अगर इसको आप वाटर से रिएक्ट कराओगे तो ये जो OH माइनस है ना, इस पूरे को हटाकर यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, OH, बाकी सारे हिस्से को बाहर भेज दो। अब आ गए यहाँ से, सबको हटा दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट प्रिपरेशन है हमारा, वो है फ्रॉम क्यूमीन। ये जो लिखा हुआ है ना भाई, ये मैंने लिखा नहीं, सॉरी, ये है हमारा क्यूमीन, ठीक है। तो क्यूमीन का अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो याद रखना किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3COOH। अब अगर आप इनको एसिडिक मीडियम में रखोगे, याद कर रखना है इन एसिडिक मीडियम, तो तुरंत ये कीटोन ना पूरा क्या हो जाएगा, अलग, और OH क्या होगा, इसी से जुड़ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई, वेरी गुड, देन यू बिकम मोस्ट एक्स्ट्रा मल्टी सुपर हाईली टैलेंटेड। अब हम लोग आने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक ना मेरा फेवरेट है, मैं आपको इसके बारे में पूरी तरकीब बताने वाला हूँ, बहुत ईजी ट्रिक है। फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भाई शो करेगा। अब मान लो ना आप नाइट्रेशन करना चाहते हो, ध्यान देना, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि अगर कम HNO3 होगा तो ऑर्थो और पैरा पे अलग अलग अटैक करेगा। कम कम मतलब डाइल्यूट हुआ तो कम है, और अगर आपने ज़्यादा HNO3 ले लिया यानी कंसनट्रेटेड ले लिया, तो याद रखना जितने भी ऑर्थो पोजीशन दिख रहे हैं, जितने भी पैरा पोजीशन, सब जगह पे NO2 अटैक कर देगा। ये याद रखना, इसका नाम पिक्रिक एसिड है। इस बार के एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन भी दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर कम तो ऑर्थो पैरा अलग अलग प्रोडक्ट, लेकिन ज़्यादा वही चीज़ तो फिनॉल के केस में हर जगह अटैक कर देगा। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को अलग करना हो तब आप क्या करोगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हीट करने पर वेपर बन जाएगा, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट पैरा नाइट्रोफिनॉल ईजिली नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपको पता होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाई जिसमें भी होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। इतनी बातें क्लियर, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है हेलोजिनेशन, सेम लाइन। अगर ब्रोमीन कम होगा, अगर ब्रोमीन कम, ऑर्थो पैरा अलग अलग, देखो ध्यान से, ब्रोमीन कम है, ऑर्थो पैरा अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन अगर सिर्फ ब्रोमीन ले लिया, ज़्यादा है, देखो लिखा है ऊपर ज़्यादा है, अगर ज़्यादा होगा तो दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे अटैक कर लेगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कॉलबेज और रिमर-टीमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। याद, सबसे पहले याद रखो, कॉलबेज बोलता है कि हमको बनाना है क्या भाई साहब, सैलिसिलिक एसिड। कॉलबेज में क्या बनाना है, सैलिसिलिक एसिड, और रिमर-टीमन में सैलिसैल्डिहाइड। पहला लाइन, फिनॉल लिया NaOH से, रिएक्शन याद है, ONA बनेगा। फिर ले लो CO2, याद क्या रखना है,
कि भाई CO2 जब आप लोगे ना तो इसी पे कौन जुड़ जाएगा, COONA, मतलब ONA था, बीच में आ गया COO और बगल में था हाइड्रोजन, होगा क्या O और H, यहाँ का हाइड्रोजन इधर चला गया और COONA ना इधर आ जाएगा। इसी को हम लोग अपने भाषा में रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। जब ये हो जाएगा ना उसके बाद आपको याद रखना है कि अगर आपने एसिडिक मीडियम लिया तो यहाँ से Na+ और Cl- जो बचा हुआ है, Na+ और Cl- जोड़ के बना लेंगे NaCl और COO- पे कौन जुड़ जाएगा, H+ बन जाएगा COOH। ये ही है हमारा सैलिसिलिक एसिड, यानी कॉलबेस से हमने क्या बना लिया भाई, सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट हमारा स्टेप है रीमर टीमन रिएक्शन। देखो रीमर टीमन रिएक्शन में क्या बनता है भाई, सैलिसल्डिहाइड, लेकिन स्टेप याद रखो, OH लिया, पहले CH-Cl3 और NaOH, तो पहले NaOH से बना लो ONA, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। फिर CH-Cl3 में से याद क्या रखना है भाई, एक हाइड्रोजन हटेगा, वहाँ पे बन जाएगा CH-Cl2, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल NaOH। 2 मॉलिक्यूल NaOH लेने से होगा क्या, दोनों Na क्लोरीन से रिएक्ट कर लेगा, क्या बना है NaCl, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये दोनों OH ना इसी कार्बन से देखो जुड़ गए, थोड़ी देर के लिए जुड़ते हैं बट जुड़ जाते हैं। अब एक ज्ञान की बात, किसी भी कार्बन पे 2-2 OH हो ही नहीं सकते हैं, होंगे ना तो तुरंत वाटर अलग से निकल जाएगा, निकल भी गया, ये देखो क्या बन गया भाई, ONA और CHO ग्रुप अलग अलग बन गए। अब अगर आप इनको HCl से रिएक्ट करोगे तो याद है ना होशियार बच्चों, H+ O के पास जुड़ जाएगा और NaCl से जुड़ के NaCl बना लेगा। तो देखो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया भाई, सैलिसल्डिहाइड। होपफुली बच्चों ये चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। देखो याद रखना ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें फिनॉल से वो डायरेक्टली क्या बन जाता है, बेंजीन। ये आपको लर्न कर लेना है कि फिनॉल का रिएक्शन अगर आपने जिंक से कराया तो इसमें का ऑक्सीजन जिंक लेके भाग जाता है, क्या बना रहता है, ZNO, और किसका फॉर्मेशन आता है, बेंजीन का। अगर ऑक्सीडेशन आप मान लो कराते हो सोडियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, तो याद क्या रखना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। एक ऑक्सीजन तो पहले से था, इस वाले कार्बन पे भी क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये जो फॉर्म करता है ना, ये प्रोडक्ट होता है, इसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं बेंजोक्विनोन। इसका नाम हम लोग बोलते हैं बेंजोक्विनोन, इसका फॉर्मेशन भी हो जाएगा। क्या इतनी बातें आप लोग भाई समझ चुके हो, सही से आया है, वेरी गुड। तो अब हम लोग बात करने वाले भाई ईथर के बारे में। देखो ईथर होता क्या है, पहले ईथर होता है एल्कोक्सी एल्केन, सही मायने में। अब यानी एल्केन है, एल्केन में एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ दो। एल्केन में कैसे जोड़ेंगे भाई, एक हाइड्रोजन को हटाया हमने, देखो एक हाइड्रोजन को हमने माइनस कर दिया और वहाँ पे क्या जोड़ दिया, OR। OR को हम लोग बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। तो इससे जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ईथर का फॉर्मेशन। ईथर जनरली भाई 2 टर्म्स में क्लासीफाई होते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ भाई, क्योंकि गले की लग चुकी है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इन्ना दगी समझ में भी नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बरकरार। तो अब हम लोग बात करें ईथर की। ईथर 2 तरह के होते हैं भाई। सबसे पहला ईथर जिसको हम लोग बोलेंगे सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर वो भाई सेम दिखें तो आप उनको बोल देना सिंपल या सिमेट्रिकल। लेकिन अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड आपको जो एल्किल ग्रुप दिखें वो डिफरेंट, या एल्किल एक तरफ बेंजीन ग्रुप हो जाए, अलग अलग हों, तो आप उनको बोलते हो अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, वेरी गुड, गोज देता हूँ मैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है IUPAC नेम। देखो मैंने पहले ही बता दिया भाई, IUPAC नेम एल्कोक्सी एल्केन बोलेंगे, मतलब कम वाले को एल्कोक्सी, ज़्यादा वाले को एल्केन। जैसे इसी में देख लो तो भाई लेस कार्बन वाला क्या होगा, एल्कोक्सी यानी मिथॉक्सी, ज़्यादा वाला एल्केन यानी मीथेन, सॉरी ईथेन, 2 कार्बन है ना तो ईथेन बोल देंगे। लिखा भी है, सेम कार्बन है तो किसी एक को एल्कोक्सी मान लो, दूसरे को एल्केन। कॉमन नेम इनका होता है एल्किल ईथर। एल्किल एल्किल ईथर अगर डिफरेंट कार्बन हुए दोनों साइड, और अगर सेम हुए तो डाई एल्किल ईथर लिख देंगे। इतना टर्म है, यही हमको याद भी रखना था। अब आता है प्रिपरेशन की बारी। भाई प्रिपरेशन बनाओगे कैसे, तो 2 मेथड है मेन। एक है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कम टेम्परेचर पे, ज़्यादा वाले पे तो एल्कीन बन जाता था, कम टेम्परेचर पे। और दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस। तो दोनों पे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल।
तो देखो भाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से होगा क्या, कम टेम्परेचर लोगे 3 स्टेप में। पहले स्टेप में H+ ऐड होता है, देखो मैंने लिखा है इसलिए एक टर्म लिख दिया भाई कि आपको दिक्कत ना हो। पहले स्टेप में H+ ऐड होता है और उसी पर सेकेंड अल्कोहल का ऑक्सीजन अटैक करेगा। उसी पर कौन अटैक करेगा भाई, सेकेंड अल्कोहल का ऑक्सीजन अटैक करेगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, H+ निकल जाएगा। लाइन सुनो, पहले H+ जुड़ा, दूसरे में वाटर निकलेगा और जहां से वाटर निकलेगा वो तो बन जाएगा कार्बोकेटाइन। दूसरा वाला अल्कोहल का ऑक्सीजन उस पर अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पे, और लास्ट वाले में H+ निकल। आओ देखते हैं भाई ये है क्या। ओहो, तो यही है। चलो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले भाई H+ जुड़ा, ये बना, नया बॉन्ड है। मैंने आपको समझाया था नया नवेला बॉन्ड नहीं टूटता है। तो जब भाई नया नवेला बॉन्ड नहीं टूटा तो ये खुद निकल जाएगा H2O। जब H2O निकला ना तो इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, कार्बोकेटाइन। दूसरा वाला, मैंने 2 अल्कोहल ही, कम टेम्परेचर पे दोनों अल्कोहल एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो दूसरा वाला अल्कोहल ना अपने इलेक्ट्रॉन से इस कार्बोकेटाइन की हेल्प करेगा। देखो ऐसे प्रोडक्ट बना। अब ऑक्सीजन पे जो हेल्प किया है उस पर प्लस चार्ज आया। ये प्लस चार्ज हटाने के लिए तीसरे वाले स्टेप में हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी दे देगा। क्यों देगा भाई, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों नए नवेले बॉन्ड हैं। नए नवेले बॉन्ड इजीली नहीं टूटते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। मैंने लिखा है, एक बात याद रखें, याद रखना पड़ेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आता है ना विलियमसन सिंथेसिस। देखो विलियमसन सिंथेसिस होता क्या है, एल्किल हैलाइड लो, 2 चीज़ लेनी, एल्किल हैलाइड और रोना। रोना मतलब सोडियम एल्कोऑक्साइड लेना है, ठीक है, रोना जिसको मैं बोलता हूँ अपनी भाषा में। आप लो रिएक्शन कराओगे, याद रखना किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर का। ये याद रखना है बच्चों को। अब इसमें क्या ट्विस्ट है, अगर आपने ना क्या ले लिया, सोडियम एल्कोऑक्साइड लेकिन टर्शरी फॉर्म में, इससे ईथर बनेगा। लेकिन कहीं गलती से भी ना आपने एल्किल हैलाइड ना टर्शरी फॉर्म में लिया, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, तो इससे ईथर नहीं बनेगा। ये देखो थर्ड वाला, इसमें ना एल्किल हैलाइड टर्शरी फॉर्म में, सोडियम एल्कोऑक्साइड टर्शरी फॉर्म में, इससे कोई दिक्कत नहीं। एल्किल हैलाइड टर्शरी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। फिर याद करो बगल वाला हाइड्रोजन मदद करने लगता था और बन जाता था एल्कीन, वही बन भी जाएगा, इसीलिए दिया भी हुआ है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये असल में CH3 इलेक्ट्रॉन निकालने पे मजबूर कर देता है, तो उससे क्या बन जाता है भाई, कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म, अगर मान लो आपने फिनॉल लिया, ध्यान से समझना, और आपने ईथर ले लिया, तो पहले फिनॉक्साइड तो बनेगा ही, ONA। अब ONA पे ना आप RX ऐड कर दो, तो याद करो Na तुरंत किसके पास भाग जाता है भाई, NaX, और OR बन गया। ये जानते हो ईथर बनाने की बात कर रहा है, लेकिन फिनाइल ईथर की, तो ये भी एक तरीका है। अब नेक्स्ट टर्म हमारा जानते हो क्या आता है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैं पहले खुद बात कर दूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में याद रखना, नॉर्मल एल्केन से भी इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है भाई, कम होती है, और अल्कोहल से तो बहुत ज़्यादा कम होती है। कारण तो मुझे लगता है आप सारे बच्चे समझ गए होंगे, ये पोलर तो होते हैं ईथर, बट बहुत वीक पोलर होते हैं। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे ना सॉल्युबिलिटी, तो याद रखना हाइड्रोकार्बन से तो ज़्यादा सॉल्युबल है, क्योंकि एटलीस्ट पोलर नेचर है, इस वजह से। अब आता है ना रिएक्शन, तो देखो अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटता है तो 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। अब कैसे कैसे प्रोडक्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको खुद ये बात बताने भी वाला हूँ कि इसमें जो R एल्किल है वो किससे जुड़ेगा, X- से, और दूसरा जो OR है ना वो H+। अब सवाल ये कि कब R हटेगा कब OR हटेगा, ये बड़ा टर्म है, तो ये मैकेनिज्म पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं मैकेनिज्म आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले H+ जुड़ेगा, लेकिन H+ किससे जुड़ेगा ये बड़ा सवाल है। मैं क्लियर कर दूं, H+ इनमें से उसी पे जुड़ेगा जिसका एल्किल कम होगा, सॉरी I- किस पे जुड़ेगा, जिसमें एल्किल कम दिखेगा। जिस ऑक्सीजन की तरफ आपको कम कार्बन वाला दिखे उससे कौन जुड़ेगा, I-, और दूसरे वाले से कौन जुड़ जाएगा भाई, H+। अब ये रिएक्शन अगर आप लोग लर्न करना चाहते हो तो पहला स्टेप प्रोटोनेशन कर लिया हमने, याद करो भाई, यहाँ से फिर ये हट जाता था OH बन के, ये इस पे कार्बोकैटायन वाला चार्ज आता था, कार्बोकैटायन बना, इससे I- जुड़ गया, CH3I और CH3CH2OH अलग अलग फॉर्म्ड हो जाएगा। कहीं गलती से HI बहुत एक्सेस ले लिया
तो ये जो अल्कोहल है ये भी एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एक्सेप्शन है, टर्शरी एल्किल ग्रुप में जुड़ने पर ये रूल फॉलो नहीं होगा। इस केस में याद क्या रखना है भाई, अगर टर्शरी एल्कोक्साइड हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, कार्बन था वो नहीं था, ठीक है, उस केस में ये कम कार्बन वाला OH बनेगा। पहले कम कार्बन वाला आयोडाइड बनता था, इस केस में कम कार्बन वाला क्या बनेगा भाई, OH। ये याद रख लेना, थोड़ा सा इफेक्टिव है, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रोफिलिक, भाई सेम लाइन जो तब से हम लोग गुनगान गा रहे थे ना, सेम टू सेम। अब याद क्या रखना है, हेलोजिनेशन में हेलोजन जुड़ेगा, नाइट्रेशन में NO2, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्किल ग्रुप यानी वही CH3CO2H5, एसाइलेशन में एसिल ग्रुप। आओ देखते हैं, कुछ करना है क्या, ऑर्थो पैरा पे ब्रोमीन जोड़ दिया हेलोजिनेशन में, इसमें CH3Cl में एल्किल जोड़ दिया, एसाइलेशन में COCH3 जोड़ दिया, नाइट्रेशन में NO2 जोड़ दिया। कितना आसान हो गया ना, 10 बार तो हम एल्काइलेशन एसाइलेशन सुन सुन के रट्टा मार चुके हम लोग। तो बच्चों ये टफ नहीं था, मैं आपको खुद कह रहा हूँ बहुत ईजी था, बट हो सकता है आपको मेरी वीडियो पहली बार में थोड़ी बोरिंग लगे, बट दूसरी बार अगर एक बार आपने इसको सही से सुन लिया ना और दूसरी बार अगर आप इसको देखें, मैं आपको खुद गारंटी दे रहा हूँ इस चैप्टर का आपने अच्छा खासा रिवीजन कर लिया है। तो दैट मीन्स इस वीडियो को देखने में आपको लगेंगे मुश्किल से 48 मिनट, बट 48 मिनट में ना बच्चों आप इस चैप्टर का पूरा अच्छा खासा कर लोगे रिवीजन। तो ये मेरी खुद की पर्सनल एडवाइस है आप लोगों को, प्लीज़ भाई इस चैप्टर को पूरा अच्छे से देखना, और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। एग्जाम टाइम में भाई जिसको भी ज़रूरत पड़ती है ये चीज़ें शेयर करो। ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको नोट्स की मेरी, तो मुझे आप फॉरवर्ड कीजिएगा, मैं आपको नोट्स ये फॉरवर्ड कर दूंगा। मैसेज कर देना भाई नीचे, मैं नंबर ज़रूर दे दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू बच्चों, एंड वंस अगेन अच्छे से तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक।